नहीं करता। एक जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बेसिस, इससे अच्छे से पढ़ के जाओ, ये दोनों बोर्ड में बड़ा इंपॉर्टेंट है। हाँ, तो चलो ठीक है। तो मैंने ये बोला था कि जो आरएनए है, हाँ, ये हमारे अंदर आरएनए जो है वो 3 तरह के पाए जाते हैं। आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड, हमारे अंदर में 3 तरह के। हमारे अंदर में जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करेगा। रीजन, हमारे अंदर ऑलरेडी डीएनए, हमारे अंदर ऑलरेडी डीएनए है, तो डीएनए जहां भी होगा, आरएनए वहां जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव नहीं करेगा। तो हमारे अंदर में जो आरएनए वो नॉन जेनेटिक है, वहां जेनेटिक मटेरियल की तरह काम नहीं करता। तो हमारे अंदर आरएनए कैसा है? नॉन जेनेटिक। ठीक है, तो आप बोलोगे सर क्या जेनेटिक मटेरियल की तरह कहीं काम करता है? क्या आरएनए कहीं जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है? तो आपका आंसर होगा यस। ये कुछ वायरस में, मैं फिर से बोल रहा हूं, कुछ वायरस में आरएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है। जिस वायरस में डीएनए नहीं है, उस वायरस में आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करेगा। लेकिन मेरे अंदर, प्लांट के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, वहां पर जेनेटिक मटेरियल ऑलरेडी डीएनए, तो हमारे अंदर में आरएनए का काम सेकेंडरी है। सर क्या करेगा? तो आरएनए का मेन काम है प्रोटीन बनाने का। आरएनए का मेन काम हमारे अंदर दिया गया प्रोटीन बनाने में हेल्प करना। सर कैसे? हमारे अंदर मेनली जो आरएनए का काम है वो प्रोटीन बनाने में हेल्प करना है। सर कैसे? तो आरएनए हमारे अंदर में 3 तरह के मिलेंगे। एक का नाम होगा एमआरएनए, जिसे आप कहिएगा मैसेंजर आरएनए। ये बहुत डिटेल से आपको पढ़ना है, ये बहुत डिटेल से पढ़ना है। इसका स्ट्रक्चर बोर्ड के एग्जाम में बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके सीबीएसई बोर्ड में एमआरएनए का स्ट्रक्चर आएगा बनाने के लिए, याद रखिएगा, हर साल के पेपर में पूछा जाता है। चलिए सेकंड जो है वो आरआरएनए, आज पढ़ेंगे आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, ये थोड़ा छोटा है, छोटा टॉपिक है, 5 मिनट्स में समझ में आ जाए। लेकिन सबसे खतरनाक जो टॉपिक है वो है टीआरएनए। ये बच्चे लोग पढ़ता है, एनसीईआरटी में एक पेज में गिवन है, फिगर भी बनाया है, लेकिन बच्चे पढ़ते तो है लेकिन भूल जाते, क्योंकि कुछ पता ही नहीं चलता। इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें आपको इसलिए नहीं पता चलती क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। यानी आपके अंदर में जो भी जेनेटिक मटेरियल है जिसे आप इनहेरिट करते हो, आप अपने बच्चे में डालिएगा, उसका मॉलिक्यूलर लेवल पे स्टडी करना, तो आपको दिखेगा ही नहीं। हम में लिखा है मॉलिक्यूलर बेसिस, मॉलिक्यूल लेवल पे स्टडी करना, तो ये कभी आप देख ही नहीं सकते। सर ये टीआरएनए आपने कभी देखा ही नहीं होगा, कैसे दिख सकता है नेकेड आई से? हम सेल को तो देख ही नहीं सकते। सेल के अंदर में बहुत ही माइन्यूट अमाउंट में छोटे साइज के होते हैं डीएनए, और डीएनए से भी छोटा है आरएनए। इसलिए इस पूरे चैप्टर में आपको हाइपोथेटिकल लगेगा, क्योंकि पूरा चैप्टर रिसर्च है। साइंटिस्ट ने अपने लैब में रिसर्च करके ये सब चीजें बताई। ठीक है, थोड़ा मेंडल वाला आसान लगता था। सर डाउन सिंड्रोम हो गया, सर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हो गया, तो ऐसा आदमी आपको दिखता है, इसलिए थोड़ा आसान लगता है। इस चैप्टर की जो भी चीजें है वो लैब में दिखते हैं। तो चलो, टीआरएनए मेरे में से सबसे डिफिकल्ट पार्ट है, लेकिन एग्जाम के व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है। आपके एनसीईआरटी में इसका फिगर बनाया गया है, आप एनसीईआरटी आप शायद लेके बैठा करो तो चीजें आसान हो जाएगी। बाद में जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। ओ, हमने यहाँ पर पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, और जब आप एक बार जाके रीड करोगे तो 100% आ जाएगा, तो हमेशा के लिए याद हो जाते हैं। तो चलो, हमें 3 स्ट्रक्चर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं टीआरएनए। सबसे पहले डिफिकल्ट पार्ट ही उठाए, जिसका नाम है टीआरएनए, मतलब ट्रांसफर आरएनए। टीआरएनए का फुल फॉर्म, पहला क्वेश्चन, ट्रांसफर आरएनए। सर किस चीज का ट्रांसफर? किस चीज का ट्रांसफर? ये एमाइनो एसिड को पकड़ करके, टी मतलब ट्रांसफर, किसका ट्रांसफर?
एमाइनो एसिड का ट्रांसफर करेगा। सर कहां से? साइटोप्लाज्म से पकड़ेगा और ले जाकर के राइबोसोम तक छोड़ देगा। हाँ, इसलिए टीआरएनए का नाम हम लोग नाम देते हैं एडेप्टर आरएनए। याद रखिएगा, एडेप्टर। एडेप्टर आरएनए ये पकड़ करके लाता है। ये तीनों आरएनए, या इसी को कैरियर कह दीजिए, ये पिक करके लगता है तो नाम दे देंगे कैरियर आरएनए। ये तीनों आरएनए में सबसे छोटा साइज का होगा। इसके अंदर में न्यूक्लियोटाइड के नंबर कम होंगे, न्यूक्लियोटाइड का नंबर कम मिलेगा, लगभग आपको मिलेंगे इट इज द 70 to 100 न्यूक्लियोटाइड का। ये नंबर अलग अलग बुक में वैरी करेगा, ये अलग अलग बुक में वैरी करेगा, तो ऑन एवरेज मान लीजिए 100 से तो कम ही होगा। ठीक है, यानी साइज छोटे हैं तो मॉलिक्यूलर वेट भी कम होगा। 100 ही न्यूक्लियोटाइड का, एमआरएनए तो 1000 न्यूक्लियोटाइड का होगा, इसलिए ये साइज वाइज सबसे छोटे होंगे ना। और इसे अगर आप 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन में रखिएगा तो इसमें ये सॉल्युबलाइज हो जाएगा। तो नीट का क्वेश्चन था वो इज नोन एज सॉल्युबलर आरएनए, ये सॉल्युबल हो जाता है, इसे कहते हैं सॉल्युबलर आरएनए। ये 1 मोलर NaCl में सॉल्युबलाइज हो जाता है। ठीक है, नीट में हर साल देखिएगा एक क्वेश्चन मस्ट है, हर साल आएगा, टीआरएनए दिखता कैसा है? व्हाट इज द शेप ऑफ टीआरएनए? टीआरएनए के शेप पे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर नीट का पेपर गलती से अगर उठा लोगे पिछले 20 ईयर्स का, तो कम से कम 5 से 6 बार आए टीआरएनए का शेप। तो याद रखिएगा, अगर टीआरएनए को आप 2D फॉर्म में, 2 डायमेंशनल फॉर्म में देखेंगे, जो आज बनाएंगे 2D फॉर्म, 2 डायमेंशनल फॉर्म में देखिएगा, तो ये दिखेगा क्लोवर लीफ शेप। क्लोवर क्या होता है? लॉन्ग। क्लोवर लीफ शेप्ड, लॉन्ग में जो लीफ होता है उसके तरह दिखता है, इसलिए नाम दिया क्लोवर लीफ शेप्ड ना। बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस साइंटिस्ट ने इसे पहली बार बताया था, दे गॉट द नोबेल प्राइज ना। साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट होले। साइंटिस्ट का नाम था रॉबर्ट होले। उन्होंने टीआरएनए का स्ट्रक्चर को बताया एंड दे गॉट द नोबेल प्राइज, रॉबर्ट होले। ठीक है भाई। 3D में बड़ा कॉम्प्लेक्स दिखता है, 3D में बहुत कॉम्प्लेक्स दिखता है, हमसे बन भी नहीं पाएगा, हमसे बन भी नहीं पाएगा, हम बनाएंगे भी नहीं। 3D फॉर्म में ये दिखेगा इन्वर्टेड एल शेप्ड। इन्वर्टेड एल शेप्ड, एल को लीजिए उल्टा कर दीजिए, इन्वर्टेड एल शेप्ड। तो इन्वर्टेड एल को हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ऐसे लिख दें, एल को उल्टा कर दीजिए, उस तरह से दिखेगा। लेकिन 3D बनाना हमारे लिए आसान थोड़ी है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम लोग उसे नहीं बनाएंगे, हम 2D को बनाने वाले हैं। सर किसने दिया था? इंपॉर्टेंट नहीं है, किसने दिया था इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किम एंड क्लग नाम याद रखिए, याद ना कीजिए तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि ये से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है, ना एनसीईआरटी में इनका नाम है। ठीक है, स्टेबल कौन है? तो 2D वाला ज्यादा क्लियर कट दिखेगा, स्टेबल। अब एनसीईआरटी में टीआरएनए का स्ट्रक्चर गिवन है, और आप लोग कोई बच्चा बताए एनसीईआरटी जिनके पास अवेलेबल है, पेज नंबर थोड़ा बता दो, पेज नंबर कौन से पेज नंबर पे टीआरएनए का स्ट्रक्चर गिवन है। तो टीआरएनए को कहा जाता है, देखो कोई बच्चे ने देखा जरूर होगा, हाँ 114। तो देखो भाई, पहले मैं क्लियर कर देता हूं, टीआरएनए जस्ट लाइक ना, ये रावण की तरह दिखेगा। मतलब रावण के 10 माउथ थे, मुंह थे ना, मुंडी 10 थे, उसी तरह से इसके भी कई सारे हाथ पैर होंगे, टीआरएनए के कई सारे हाथ पैर होंगे, और हर जो हाथ होगा वो अलग अलग काम करेगा। तुम्हारे तरह 2 ही हाथ नहीं है इसमें, ये सर ये काम करेंगे, इसके कई सारे हाथ पैर होंगे, पहले याद रखिएगा। तो ये एक साथ कई सारा काम करेगा, तो इसलिए स्टार्टिंग में साइंटिस्ट को कंफ्यूजन हो गया, सर ये एक साथ इतना काम कैसे कर सकता है। तो टीआरएनए के कई सारे हाथ पैर है,
और एक साथ वो कई सारा काम करना पसंद करता है। बोले देखते हैं सर क्या काम करना पसंद करता है। तो चलिए हम पहले आपको सिंपल से भाषा में फिगर सिखाते हैं, फिर सेकेंड स्लाइड में हम एनसीईआरटी का फिगर बनाएंगे। अभी मेरा वाला फिगर बनाइए, अच्छे से समझिए। सेकेंड स्लाइड पे हम एनसीईआरटी का फिगर बनाएंगे और एग्जाम पेपर में एनसीईआरटी का फिगर ही बना दीजिएगा। एग्जाम में एनसीईआरटी का ही फिगर बनाइएगा, अगर टीआरएन का फिगर आ गया तो ठीक है सर, वो सेकेंड स्लाइड में बनेगा। चलो देखो, सबसे पहली बार टीआरएन थोड़ा कॉम्प्लेक्स होगा, तो ये सबसे पहली बार टीआरएनए में देखिए, ये हमने स्टार्ट किया यहां से, ये 5' है। आप सभी को मालूम है डीएनए हो आरएनए हो, एक एंड पे 5' होता है और एक एंड पे 3' होता है, ये तो पोलैरिटी है। लेकिन डीएनए सिंगल स्टैंड का होता है, एक ही धागा होगा, दो धागे नहीं होंगे। बोले ठीक है सर, ये तो हमें आता है। डीएनए 2 धागा, आरएनए 1 धागा, सिंगल स्टैंड। तो ये मैंने 5' पे बनाया, 5', ठीक है। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये मैंने बनाया 5'। अब ये क्या होगा, ध्यान से देखो, इस तरह का ना, इस तरह का वो एक लूप बनाएगा। ध्यान से देखना, ये एक लूप बनाएगा। सर ये लूप क्या है, सर ये लूप क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां जो नाइट्रोजनस बेस है, यहां जो नाइट्रोजनस बेस है, वो किसी से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये छूट गए, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनाना पसंद नहीं करते। तो जो जगह नाइट्रोजनस बेस जहां पास आपस में पेयरिंग नहीं करेंगे, वो अनपेयर्ड जो स्ट्रक्चर होगा उसी को लूप कहते हैं। सर क्या नाम है इस लूप का, नाम आप याद रखिएगा, इस लूप का नाम होगा, एनसीईआरटी में डी लूप लिखा है, पूरा नाम लिख दूं, डीएचयू लूप। फंक्शन क्या है, फुल फॉर्म क्या है, मैं आऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ये नीला वाला डीएचयू लूप है, येलो वाले में ये आपका मान लो यहां पर एडेनिन है तो यहां पर यूरासिल होगा, गुआनिन है तो साइटोसिन है, साइटोसिन है तो गुआनिन है। यहां नाइट्रोजनस बेस आपस में पेयरिंग कर रहे हैं ना। बोले ठीक है सर। चलिए अब आगे फिर से चलिए, ये टीआरएनए आगे बढ़ा, ठीक है, आगे बढ़े, फिर से आपस में ये क्या कर रहे हैं, ये पेयरिंग कर रहे हैं, ये पेयरिंग कर रहे, पेयरिंग कर रहे। एडेनिन है तो यूरासिल, गुआनिन है तो साइटोसिन, साइटोसिन है तो गुआनिन। फिर से यहां पास एक लूप का फॉर्मेशन होगा, फिर से यहां पास एक लूप का फॉर्मेशन होगा। बोले ठीक है सर, ये कौन सा लूप है, आ रहा रेड वाला कौन सा लूप है सर, इस लूप को कहते हैं एंटी कोडॉन लूप। एंटी मतलब उल्टा, कोडॉन लूप। बोले सर ये मतलब क्या हुआ एंटी कोडॉन लूप का, वेट कीजिए, इतना आसान नहीं है, किसी साइंटिस्ट ने इसे ढूंढ करके नोबेल प्राइज लिया, तो थोड़ा वेट कीजिए, समझ में आएगा। कोडॉन क्या है ये मैंने पिछले क्लास में बताया था, लेकिन आप लोग महान हो, मन से आते हो मन से जाते हो, तो ऐसे ही होगी क्लासेस ना। तो एंटी कोडॉन क्या होता है, कुछ वर्ड आएगा कोडॉन, CODON, कोडॉन, कोडॉन का उल्टा पार्ट एंटी कोडॉन कहलाएगा। मैं बनाऊंगा, टेंशन मत लीजिए, एनसीईआरटी में गिवन है, ठीक है सर। ठीक है, अब यहां पास एक और लूप बनेगा, ठीक, ठीक है। ये सर लूप क्या है, एक मिनट, ये व्हाइट वाला लूप क्या है सर, ये भी बता दो। वापस से नाइट्रोजनस बेस पेयरिंग, ए का यू, जी का सी। सर ए का यू क्यों बोल रहे हो, आरएनए, थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। यहां गुआनिन है तो सामने में साइटोसिन, साइटोसिन है तो गुआनिन पेयरिंग कर रहा है। फिर से यहां पास एक ग्रीन कलर का लूप बना। लूप वो जगह होता है जहां नाइट्रोजनस बेस आपस में पेयरिंग नहीं करते, अनपेयर्ड फॉर्म में, अनपेयर्ड है, आपस में पेयरिंग नहीं कर रहा है। सर इसका नाम, इसका नाम हम लोग पढ़ेंगे टी साई सी लूप। खतरनाक नाम है भाई, टी साई सी लूप। बोले ठीक है सर, क्या करता है, टेंशन मत लो, बताऊंगा।
सर ये व्हाइट वाला भी तो लूप था सर, ये आपने नहीं बताया, छोड़ दिया। ये व्हाइट वाला जो लूप है इसका नाम है वेरिएबल लूप। इसका काम मैं बता देता हूं, ये काम वेरिएबल लूप। सर इसका काम बता दो, चलो इसका काम सिखाता हूं। आज तक जब से ये डिस्कवर्ड हुआ है, पिछले 60 साल में ना, आज तक इसका फंक्शन किसी को पता ही नहीं। किसी साइंटिस्ट को इसका फंक्शन पता ही नहीं है, तो मैं कहां से बताऊंगा। तो ये चीज पता चल गया, इसका फंक्शन स्टिल अननोन है। क्लियर? वेरिएबल लूप का फंक्शन स्टिल अननोन है, किसी को नहीं मालूम। मुझे भी नहीं मालूम, आपको भी नहीं मालूम, आपके एग्जामिनर को भी नहीं मालूम। लिख के आइएगा, ठीक है सर। अब बताइए और कुछ लूप वूप है क्या? चलो अभी है भाई। फिर से यहां पर पेयरिंग हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है, पेयरिंग हो रहा है, ठीक। और यहां पास देखिए, यहां पास देखिए, ये आपका हो गया 3 डैश, ये हो गया 3 डैश। ठीक है सर, 3 डैश है। हमारे अंदर में 61 टाइप्स, कितने बच्चे? हमारे अंदर में 61 टाइप्स का टीआरएनए पाया जाता है। 61 तरह के टीआरएनए पाए जाते हैं। सर कैसे, कोई लॉजिक है क्या? तो मैं आने वाले टाइम में बताऊंगा कि हमारे अंदर कुछ कोडॉन्स होते हैं जो 64 तरह का होता है। 64 टाइप्स के कोडॉन होते हैं। सर क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। जिसमें से 61 ही काम करते हैं। 64 में, 64 में केवल 61 ही काम करते हैं, 3 काम नहीं करते। तो हर कोडॉन को पढ़ने के लिए, हर कोडॉन को पढ़ने के लिए एक स्पेशल टीआरएनए होता है, स्पेशल टीआरएनए होता है। तो 61 कोडॉन है, तो 61 टाइप्स के टीआरएनए हमारे अंदर पाए जाते हैं। अपने बॉडी से कोई भी टीआरएनए निकालो, अपने बॉडी से कोई भी टीआरएनए निकालो, उसके 3 डैश पे ये 3 सीक्वेंस फिक्स होंगे, सी और ए। आप हमेशा चीजें 5 से 3 की तरफ पढ़ते, 5 से चलिए 3 की तरफ, इधर चलिए 3 डैश की तरफ। हर टीआरएनए में ये वाला पार्ट सी ए फिक्स्ड पाया जाएगा। कोई भी टीआरएनए हो, सी ए होना मस्ट है। और 5 डैश पे गुआनिन होना मस्ट है, ठीक है। हर टीआरएनए के 3 डैश पे सी साइटोसिन और ए होना मस्ट है। बोले ठीक है सर, यही स्ट्रक्चर है आपका टीआरएनए का। बोले सर ठीक है, जो बच्चा थोड़ा अननोन है, जो अभी थोड़ा लेट से ज्वाइन किया, उसे मैं बोलूं ये बताओ ये कितने स्टैंड दिख रहा है तुम्हें? ये आरएनए जो है टीआरएनए कितने स्टैंड का है? तो बच्चा बोलेगा ये सर घुमा उमा हुआ है सर, डबल स्टैंड, 2 स्टैंड है। लेकिन ध्यान से सुनो, ये 2 स्टैंड नहीं है, ये देखो ये आपका एक ही स्टैंड तो है, यहां से यहां चला, यहां से यहां, एक ही स्टैंड है ना। देखो ध्यान से देखिए, ये आपका एक ही स्टैंड है। तो पहला चीज नोट कीजिए, टीआरएनए कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है, ये सिंगल स्टैंड ही है। लेकिन आपस में कहीं कहीं पे हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले रहे हैं, आपस में कहीं कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले रहे हैं। तो एक ही स्टैंड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, 2 स्टैंड नहीं है, दोनों के बीच नहीं बन रहा है। इसलिए ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर यू है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ जी है तो यहाँ सी है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे, आपस में पेयरिंग कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे। इसलिए याद रखना है, टीआरएनए में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है वो बन रहा है इंट्रा मतलब विद इन स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। अब पढ़ते हो केमिस्ट्री में इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड। डीएनए में 2 स्टैंड होते थे, एक स्टैंड ये था 5 to 3, एक स्टैंड ये थे 3 से 5। 2 स्टैंड थे ना, इनके बीच में आपस में पेयरिंग होती थी, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता था। तो इस हाइड्रोजन बॉन्ड को आप कहेंगे इंटर
स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि दो स्ट्रैंड के बीच बन रहा है और यहां तो स्ट्रैंड एक ही है, आपस में एक ही स्ट्रैंड में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इंट्रा स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड, एक चीज। ठीक है सर, फंक्शन बताओ, सर फंक्शन बताइए। चल सिंपल भाषा, ज्यादा डिफिकल्ट मत करो। 5 से चलो भाई, ये आपका 5 है, 5 से चलो। सबसे पहले आपको अनपेयर्ड रीजन मिला, जिसे आपने लूप का नाम दिया, जहां भी अनपेयर्ड होगा उसे लूप कहेंगे, नाम है DHU लूप। नहीं याद हो रहा है, केवल डी लूप याद रखो, केवल डी लिख लो, एग्जाम में आंसर मिल जाएगा, 100% मार्क्स मिल जाएगा, डी लूप ना। पहले अल्फाबेटिकल डी आता है, डी याद करो। ठीक है सर, करता क्या है सर, ये जब प्रोटीन बनेगा उस दौरान ये एंजाइम से बाइंड करेगा, जब ये प्रोटीन बनाने जाएगा तो ये बाइंड करेगा डी लूप, किसे, एंजाइम से, खत्म, बस इससे ज्यादा नहीं याद रख, ये एंजाइम से बाइंड करेगा। ठीक है, एंजाइम से बाइंड किया। ठीक है, अब सर ये एंटी कोडॉन क्या है, इसमें मैं डिटेल से आऊंगा, टेंशन मत लो, एंटी कोडॉन पे टेंशन मत लो। वेरिएबल लूप, फंक्शन स्टिल अननोन, अभी तक किसी को मालूम नहीं है, तुम भी मत याद रखो, भूल जाओ। सर टी साइज सी जो है ये वाला बता दो, ग्रीन वाला, ये क्या करेगा, देखो ध्यान से, टीआरएनए का काम है एमाइनो एसिड पकड़ना और पकड़ करके राइबोसोम के पास लाना, तो राइबोसोम से जुड़ना चाहिए ना, राइबोसोम से जुड़ना तो चाहिए ना, तो टी साइज सी क्या करेगा, ये लूप राइबोसोम से बाइंड करने में हेल्प करेगा, इसी लूप से राइबोसोम से बाइंड करेगा टीआरएनए। हो गया सर, टीआरएनए करता क्या है, एमाइनो एसिड पकड़ के लाता है। सर कहां पकड़ता है, कहां एमाइनो एसिड है, दिखाओ। तो जो 3' है, ध्यान से देखो, जो आपका 3' है यहां पर, जो 3' आपको दिख रहा है, इसी जगह पे एमाइनो एसिड बाइंड करता है, याद रखिएगा, ये बच्चा लोग एमाइनो एसिड ही है। जो टीआरएनए का 3' है वही कहलाता है एमिनो एसिड बाइंडिंग साइट, ए मतलब एमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, उसी से एमाइनो एसिड बाइंड किया जाता है, तो 3' को कहते हैं एमाइनो एसिड बाइंडिंग साइट, जहां से एमाइनो एसिड बाइंड करेगा। बोलोगे सर यहां सुनो, एमाइनो एसिड तो 20 तरह के होते हैं, हमने पढ़ा है, थोड़ा बहुत पढ़ा है हमने 11th में, 12th में भी पढ़ना है। सर एमाइनो एसिड तो 20 तरह के होते हैं, तो कौन सा एमाइनो एसिड बाइंड करेगा सर, यहाँ ग्लाइसिन बाइंड करेगा, लाइसिन बाइंड करेगा, ग्लूटामिक एसिड बाइंड, कौन सा करेगा, तो बोले टेंशन मत लो, अभी मैं बताऊंगा कि कौन सा एमाइनो एसिड बाइंड करेगा। अपने मन से नहीं कि कुछ भी बना देना है, गलत हो जाएगा। अगर तुम अपने मन से यहां पर बना दिए, सर यहां पर ग्लाइसिन लिख दूं, तो गलत हो जाएगा। वेट करो, वेट करो। चलिए, ये मैंने स्ट्रक्चर अपना बना दी, लेकिन आपकी एनसीईआरटी क्या करेगी, इस स्ट्रक्चर को पलट देगी। मतलब इस स्ट्रक्चर को हमने 5' से स्टार्ट किया ना, हमारी एनसीईआरटी 3' से स्टार्ट करेगी और 5' पे पहुंचेगी। तो अब हम लोग एनसीईआरटी का फिगर बना ले, अब हम लोग एनसीईआरटी में जो फिगर है उसको बनाते हैं, कुछ नहीं करना है, इस बार हमें 3' से स्टार्ट करना है, 5' तक जाना है और एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम में वही बनाइएगा। देखिए तो फटाफट हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं, कहां से भाई, तो ये हमने बनाया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है ये 3' है, तो 3' पे आपको फिक्स्ड था, जहां तक मुझे याद आ रहा है, कौन सा था भाई, CA फिक्स था, ये 3'। ठीक है, अब 3' चला भाई, यहां पास ऐसे लूप बनाता था, मुझे बताइएगा 3' से बना रहे यानी उल्टा कर लो, तो यहां पर जो लूप बनेगा वो आपका बनेगा, जहां तक मुझे याद है, टी साई सी लूप। ठीक है, क्योंकि मैंने उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया स्ट्रक्चर, और यहां पर आपस में मस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे, मस्त हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे। चलिए ठीक है, फिर यहां से चले, यहां से चले, ठीक है भाई, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहे,
और यहां पर एक और लूप बनेगा, इस लूप को कहेंगे एंटी कोडॉन लूप। ये रेड वाले को कहेंगे एंटी कोडॉन लूप। अभी इसके बारे में पता चलेगा, थोड़ा वेट कीजिए, अभी क्लियर होगा। चलिए इसके बाद में हम लोग चले और यहां पर एक और लूप बना देंगे। इस लूप को हम लोग नाम देंगे DHU लूप, जहां तक मुझे याद आ रहा है DHU लूप। बोले ठीक है सर। अब आगे चलेंगे और ये छोटा ही होगा, ये 5' है ना, ये 5' है, यहां पास एक फिक्स्ड होगा। कौन सा फिक्स्ड है भाई? यहां पास होगा G। आपकी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग यही फिगर है भाई। हमने फिगर को उल्टा कर दिया। हमने पहले वाले फिगर में 5 से 3 बनाया था, इस बार मैंने 3 से 5 की तरफ बना दिया, बस यही किया है और आपका एनसीईआरटी कंप्लीट हो जाता है। सर वेरिएबल वाला तो एनसीईआरटी में कुछ गड़बड़, मेरे अकॉर्डिंग वेरिएबल लूप तो यहां पास आना चाहिए, लेकिन आपकी एनसीईआरटी थोड़ी महान है, उसने यहां बना दिया ना। हमने स्ट्रक्चर को पलट दिया तो वेरिएबल लूप यहां आ जाएगा, क्योंकि वो टी साइज सी के पास होता है। तो यही आपका स्ट्रक्चर है टीआरएनए का। सर ये 2D है या 3D? तो ये भाई साहब आपका है 2D सेट। चलो वापस से सर एक बार काम फिर से बता दो। चलिए काम पढ़ते। 5' से चलते हैं तो सबसे पहले आया DHU लूप। बताइएगा ये बाइंड करेगा एंजाइम से। एंजाइम पहचानेगा एमाइनो एसिड को। सेल में 20 तरह के एमाइनो एसिड है, ये किससे जाके बाइंड कर जाए भाई? तो ये पहले क्या करेगा? एंजाइम को ढूंढेगा, ये एंजाइम इधर आओ। एंजाइम बाइंड कर गया और एंजाइम को बोलेगा कि मुझे वो वाला एमाइनो एसिड चाहिए, ग्लाइसिन वाला एमाइनो एसिड चाहिए। एंजाइम क्या करेगा? हेल्प करेगा पहचानने में, और यहां पास 3' से ग्लाइसिन को जोड़ दिया जाएगा। तो एंजाइम हेल्प करता है एमाइनो एसिड को पहचानने में, वो पहचान लिया उससे बाइंड करेगा और यहां पास एमाइनो एसिड ग्लाइसिन जोड़ दिया जाएगा। लेकिन अभी वेट कीजिए, तो DHU लूप का काम क्या हो गया? एंजाइम से बाइंड करना। ठीक है सर। वेरिएबल लूप तो इसका फंक्शन स्टिल अननोन। सर टी साइज सी ये राइबोसोम से बाइंड करने में हेल्प करेगा, राइबोसोम। ठीक है सर। सर ये वाला अभी तक क्लियर नहीं है। सर ये क्लियर नहीं है, ये आपने क्या बताया ना, ये तो मुझे पूरा बाउंस कर गया है। एंटी कोडॉन लूप, ठीक है, करने दो भाई, बाउंस करने दो, अच्छी चीज है। ये एंटी कोडॉन लूप तभी समझ में आएगा जब तुम्हें थोड़ा बाउंस करेगा चीजें। बोले ठीक है सर, अब पढ़ते ना, बता दो ना। चलो अब बता दो। ये तुम्हारा पूरा स्ट्रक्चर टीआरएनए, ध्यान से सुनना। मैंने अब बनाया एक mRNA, ये व्हाइट वाला, ध्यान से बच्चा। मैंने एक mRNA बनाया। सर mRNA कैसे बनता है? डीएनए से बनता है mRNA मैंने बनाया 5' और ये बनाया मैंने 3'। बोले बना दिया सर, mRNA बन गया, क्या दिक्कत है? बन गया भाई, अच्छी बात है। ध्यान से सुनना, mRNA पे बहुत सारे नाइट्रोजनस बेस पाए जाएंगे। mRNA पे क्या पाया जाएगा? नाइट्रोजनस बेस। जैसे कि यहां पर नाइट्रोजनस बेस है ए, यहां पर नाइट्रोजनस बेस है यू, जैसे यहां पर से जी। रट मत लेना, मैंने समझाने के लिए बताया, AUG। एनसीईआरटी में दूसरा नाम दिए। कोई भी तुम अपनी मर्जी से बनाओ, तुम्हारी मर्जी, जो भी बनाने बनाइए। तो नाइट्रोजनस बेस 3-3 के सेट में होते हैं, जैसे AUG हो गया, यहां पास UUU हो गया, यहां पास, ठीक है भाई, GUG हो गया। ठीक है, ऐसे सेट में बनाइए, क्योंकि एनसीईआरटी में भी ऐसा ही दिया है। तो बोले ठीक है सर, जो mRNA है उस पे नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। मेरी मर्जी, मैं अपने मन से बनाऊंगा एग्जाम में, आप नहीं बोलो, नहीं बोलूंगा। जो एनसीईआरटी ने बनाया वही छाप ले, गलत है। आप अपनी मर्जी से बनाओ ना। बोले ठीक है सर, मेरी मर्जी है, मैं AUG नहीं UUU बनाऊंगा। बनाओ भाई, मैंने मना नहीं किया।
तुम्हारी जो मर्जी मर जाओ। लेकिन जो AUG है, ध्यान से सुनना, जो AUG है, ये AUG तुम्हें दिख रहा है, इसे एक कोडॉन कहते हैं, CODON, कोडॉन कहते हैं। जो UUU है, अगला 3 एक कोडॉन, GUG अगला 3 एक कोडॉन। हर 3 को तुम्हारे स्कूल में एक क्लासरूम में मान लो 50 बच्चे, तो स्टार्टिंग वाले 3 बच्चे को फर्स्ट अब बेंच पे बैठा दो, तो 3 मिलकर के एक कोडॉन। अगला बेंच 3 बच्चे एक कोडॉन, 3 ही बैठना है, तो कोडॉन 1। अब बोलते हो बेंच नंबर 1, बेंच नंबर 2, बेंच नंबर 3, मैं उसे बोलता हूँ कोडॉन 1, कोडॉन 2, कोडॉन 3। हर बेंच पे 3 ही बच्चे आएंगे। तो जो mRNA पे हजारों नाइट्रोजनस बेस है, मैंने तो यहाँ पर 3 3 3 9 ही बनाया ना, हजारों होंगे, मान लो 999 होंगे, 999 होंगे, तो कोडॉन कितने हो गए? बोले सर 3 से डिवाइड कर देंगे तो कोडॉन हो गया 333। तुम्हारे स्कूल में ना 99 स्टूडेंट है, तो कितने बच्चा टेबल की जरूरत पड़ेगी? बोले सर एक टेबल में 3 बच्चे, तो 99 बच्चे है तो 33 टेबल। तो ये तो क्वेश्चन आता है नीट में। और तो बोले सर बहुत डिफिकल्ट आ गया था। क्वेश्चन आया टोटल नाइट्रोजनस बेस कितने? 999, तो टोटल कोडॉन 333। ये एक कोडॉन है, AUG एक कोडॉन, UUU एक कोडॉन, GUG एक कोडॉन। अब कोडॉन को पढ़ना है, कोडॉन को पढ़ना है, तो यहां देखिए कोडॉन को पढ़ने के लिए ए का कॉम्प्लीमेंट्री यहां पास है यू। ए को पढ़ने के लिए यहां पास क्या है भाई? यू है। mRNA पे यू है तो उसे पढ़ने के लिए ए है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री। यहां पर जी है तो यहां पर उसे पढ़ने के लिए सी है, उसका कॉम्प्लीमेंट्री। सिंपल। कोडॉन का जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री, यहां ए है तो यहां यू, यहां यू है तो यहां ए, यहां जी है तो यहां सी। तो कोडॉन का जस्ट उल्टा सीक्वेंस कहां है? बोले सर टीआरएनए पे। तो कोडॉन का जस्ट उल्टा एंटी कोडॉन नहीं कहलाएगा? कोडॉन के जस्ट उल्टे को क्या कहेंगे? कोडॉन को पढ़ने वाला। यहां जी 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 रहता तो सामने में सी 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 रहता। सिंपल है। यहां पर अगर यहां पर देखो यू 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 था तो यहां बनता ए ए ए रहता। सिंपल, उसका कॉम्प्लीमेंट। इसलिए कोडॉन को पढ़ने वाला लूप है, इसलिए नाम है एंटी कोडॉन लूप। कुछ हायर बुक्स में ग्रेजुएशन में जाओ तो एंटी कोडॉन लूप का एक और नाम, बोले सर क्या नाम है? बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसलिए बता रहा हूं। सर क्या नाम है? कोडॉन का उल्टा है, इसलिए इसे कहेंगे नोडॉक। नोडॉक, बोले ये क्या मतलब है सर? कोडॉन का उल्टा है। कोडॉन पढ़िए CODON, तो उल्टा पढ़िए ना, नोडॉक हो गया। कोडॉन का उल्टा है ना, CODON का उल्टा कीजिए तो ये हो गया नोडॉक। एंटी कोडॉन को नोडॉक भी कहते हैं। तो कोडॉन का जस्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंटी कोडॉन हो गया। अब एनसीईआरटी में थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैच कीजिए। एक मिनट रुक जी सर, AUG है सर, तो यहां पर एंटी कोडॉन ये बन गया। अब थोड़ा रट्टा मारना पड़ेगा। अगर यहां पर AUG है, यहां पर अगर AUG है तो टीआरएनए को बोला गया भाई साहब AUG है। देख लो ध्यान से, कोडॉन कौन है? AUG। तो इस टीआरएनए पे जब भी आएगा, ये फिक्स्ड है, अगर कोडॉन पे AUG है, उसको पढ़ने वाला एंटी कोडॉन है, तो टीआरएनए को पता है कि कोडवर्ड AUG आया है, तो मुझे एमाइनो एसिड यहां ग्लाइसिन नहीं मिथियोनिन लाना पड़ेगा। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है। अगर यहां पर AUG है तो मुझे यहां पास लाना पड़ेगा मिथियोनिन। बोले सर ये पूरा कोडवर्ड याद करना पड़ेगा क्या सर? अगर सर यू रहता तो, अगर सर mRNA पे यू रहता तो टीआरएनए पे क्या होता है? एंटी कोडॉन में क्या होता है? यू का ए, यू का ए, यू का ए, एंटी कोडॉन पे ए रहता। तो इसे मालूम है इस टीआरएनए को कि मुझे एक एमाइनो एसिड लाना है जिसका नाम होगा फिनाइल एलानिन। फिनाइल एलानिन। बोले सर बड़ा डिफिकल्ट है।
ये चीज अगले क्लास में क्लियर होगी, ये चीज अगले क्लास में क्लियर होगी। सर GUG रहेगा तो क्या आएगा? तो ये कहानी अगले क्लास में 100% क्लियर होगी। GUG रहेगा तो ग्लूटामिक एसिड आएगा। सर क्यों? सर क्यों बताओ? तो क्यों बताऊं, मैं बता रहा हूं। क्योंकि आप जो पेज नंबर 114 पढ़ रहे थे ना, 2 से 3 पेज आगे जाइएगा तो एनसीईआरटी में एक बॉक्स बना है, इस तरह का एक बॉक्स मिलेगा और वहां पर लिखा होगा बच्चा इस तरह से बनाया होगा। अगर आपके पास एनसीईआरटी हुई ना, ये बनाओ, और वहां कोड वर्ड का डिकोडिफिकेशन दे रखा है। अगर वहां पर दिया है बच्चा, यहाँ पर यू 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 रहेगा तो फिनाइल एलेनिन बनेगा, GUG रहेगा तो ग्लूटामिक एसिड बनेगा। मैंने उसी टेबल का कोडवर्ड को यहां यूज कर लिया। सर कोडवर्ड कैसे बनेगा? GUG ग्लाइसिन ही क्यों बनाएगा? सर AUG मिथियोनिन ही क्यों बनाएगा? तो बेटा ये दुनिया का सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस था पता करना, इस कोड वर्ड को पता करना। और इस पता करने के लिए इंडियन साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला। इस चीज को पता कर, इस जो टेबल है ना, बड़ा डिफिकल्ट है, मुझे भी याद नहीं है, तुम्हें कहां से याद होगा, बड़ा डिफिकल्ट था। साइंटिस्ट लोग ढूंढते रह गए, सालों साल लग गए। इसी के लिए 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिलता है, जिसमें एक साइंटिस्ट इंडियन है, हरगोविंद खुराना। कभी डाल करके देखो हरगोविंद खुराना का नाम, दे गॉट द नोबेल प्राइज इसी चीज को पता करने में। और ये बहुत डिटेल से आपको पढ़ना है, और ये फिक्स है, ये एक्सपेरिमेंटल है। तुम अपने मन से सर यू मन नहीं कर रहा सर, यू हम लोग ग्लाइसिन बना दे क्या? तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी, फिक्स्ड है ये रूल, फिक्स्ड है, स्टार्टिंग से ये रूल फिक्स्ड रहा है, तो आपको चेंजेस नहीं करना है। और साइंटिस्ट ने बड़ा मुश्किल से ढूंढा है, इसी को हम लोग कहते हैं, अगले क्लास में पढ़ने वाले हैं जेनेटिक कोड के बारे में। हाँ, इसलिए थोड़ा सा आपको डिफिकल्टी लगती है, क्योंकि भाई नोबेल प्राइज जीत रहा है और तुम्हें सिंपल भाषा में सीखना है, थोड़ा डिफिकल्टी हो सकती है। चलो ठीक है, तो मेरे में से अब फटाफट बच्चे लोग बताओ, अब कर लोगे? एनसीईआरटी में क्या है? एनसीईआरटी में एमआरएनए पे जो फिगर है वो चेंजेस है। एमआरएनए पे जो कोडॉन है अलग है, तो यहाँ एमाइनो एसिड भी देखिएगा अलग होंगे। एनसीईआरटी में जो एमआरएनए उस पे कोडॉन अलग, तो एमाइनो एसिड भी अलग होंगे। ये तो फिक्स है, वो टेबल से निकाला गया है। तो अपना मन से नहीं सर कुछ भी लिख दिया, यहाँ कोई भी एमाइनो एसिड चिपका दिया। तो ऐसा वाला एग्जाम में याद करके जाना जो तुम्हें याद होगा। जैसे आराम से AUG वाला कर लेना, AUG वाला कर लेना, तो यहाँ पर एमाइनो एसिड मिथियोनिन बन जाएगा। यू बना लेना तो फिनाइल एलानिन बन जाएगा। तो तुम्हें जो याद होगा वही वाला एग्जाम में बना के आना। तो सर एग्जाम में तो भूल गए थे, दूसरा एमाइनो एसिड लिख दिया, तो बेटा 0 नंबर आ जाएगा। इसलिए तुम्हें जो मर्जी, ऐसा नहीं कि एनसीईआरटी का छापना है, एनसीईआरटी में जो दिया है बोला अगर याद हो जाए तो वही लिख देना। मैंने तुम्हें कभी मना नहीं किया, तुम दूसरा भी बना सकते हो, लेकिन एग्जामिनर को आता नहीं है। काम की चीज बताऊं, एग्जामिनर को आता नहीं। एग्जामिनर बोले एनसीईआरटी में तो दूसरा एमाइनो एसिड था, तुमने दूसरा दिया, बेटा नंबर काट लेंगे। तो बेटर है जो एनसीईआरटी ने दिया है वही वाला बना लीजिएगा, 100% मार्क्स आ जाएंगे। क्योंकि वो भी इतना नहीं फट फट चेक कर रहे यहाँ एमाइनो एसिड गलत मार दिया भाई, वहां तो ऐसा था यहाँ ऐसा बना दिया, तो बेटा नंबर काट दे। इसलिए बेटर है बता दो एनसीईआरटी में कौन सा एमाइनो एसिड का नाम लिखा है। चलो बताओ मुझे, बताओ एनसीईआरटी है किसी के पास? तो अब टेंशन नहीं लेना है, तुम अगर दूसरा बनाते तो गलत नहीं है, अगर तुम दूसरे एमाइनो एसिड बना करके लिखते हो तो गलत नहीं है, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर मूड में होता है ना, छोटे मोटे टीचर को तो पता ही नहीं, इसलिए बेटर है कि तुम क्या करो, जो एनसीईआरटी में कोड ऑन दिया वही एमाइनो एसिड बना दीजिएगा, हो गया प्रॉब्लम सॉल्व। चलो भाई मैंने पूरा समझा दिया जितना हो सकता था। चलो बताओ किसे किसे समझ में आया, किसे किसे रिपीट करने की जरूरत है, फटाफट। ठीक है, किसी को रिपीट करने की जरूरत है मैसेज में बोल सकते हो तो और इजी कर सकते हो, मैंने पूरी कोशिश की कि इजी कर दूं।
कर लोगे? ठीक है, चलो ठीक है। अच्छा, इनिशिएटर टीआरएनए, टेंशन मत लो, व्हाट इज द इनिशिएटर, कोई नहीं, अभी आने दो, अभी बहुत लंबी कहानी है। इनिशिएटर मतलब जहां से स्टार्ट होगा, जहां से गाड़ी स्टार्ट होगी। तुम छपरा से दिल्ली की तरफ चलते हो तो पहला आपका रेलवे स्टेशन कौन सा आएगा? बोले सर छपरा से स्टार्ट किया तो छपरा रेलवे स्टेशन आएगा। इसीलिए जब आप प्रोटीन बनाते हो तो गाड़ी आपकी स्टार्ट होगी। जब भी आपकी प्रोटीन बनाना है, आपकी गाड़ी स्टार्ट होगी AUG से ही। AUG से ही आपकी गाड़ी स्टार्ट हो सकती है, अदरवाइज गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं। इसलिए इसे हम लोग कहते हैं स्टार्ट कोडॉन, AUG। जैसे यहां पर UUU है, यहां पास 5 पे CAG था। इसे पहचानने के नहीं, कौन है, भागो भागो भागो। हम स्टार्ट करेंगे AUG से ही ना। तो सबसे पहली आपकी जो रेलवे स्टार्ट होगी, ट्रेन स्टार्ट होगी, वो फिक्स्ड है, AUG से ही स्टार्ट किया जाएगा। इसलिए AUG को आपके NCERT इनिशिएशन कोडॉन भी कहेगी। और इसे पढ़ने के लिए कौन आएगा सर? TRNA आएगा। और TRNA कौन होगा सर? A का U, U का A, G का C। तो ये वाला जो TRNA आएगा उसे इनिशिएटर TRNA कहेंगे। जहां से स्टार्ट होगी उसे पढ़ने वाला जो TRNA, इनिशिएटर TRNA आएगा। क्लियर? आ गया समझ में? डन कर लोगे अब? चलो ठीक है, यानी TRNA तुम्हारा क्लियर। चलो कुछ क्वेश्चंस मैं पूछ लेता हूं। चलो फटाफट पहला क्वेश्चन ये बताइए, TRNA 2 डायमेंशनल शेप में कैसा दिखता है? 2D में, 2 डायमेंशनल फॉर्म में कैसा दिखता है, जो मैं बोर्ड पे बनाया था। चलो जो क्वेश्चन आता है ना नीट का सारा सॉल्व करा दे। तो जो TRNA है वो 2D फॉर्म में कैसा दिखता है? तो याद रजिया, अरे भाई इतना मैं बक रहा हूं। अरे इन्वर्टेड एल शेप 3D में दिखता है भाई। 2D में क्लोवर लीफ से, लॉन्ग लॉन्ग खाया है, उसके लीफ की तरह दिखता है, क्लोवर लीफ से। चलो ठीक है, 3D फॉर्म में TRNA कैसा दिखता है? 3D फॉर्म में ये TRNA कैसा दिखता है? तो बोलेंगे सर इन्वर्टेड एल शेप, एल का उल्टा कर देंगे, इन्वर्टेड एल शेप, इन्वर्टेड एल शेप। चलो ठीक है, ये बताओ 2D फॉर्म क्लोवर लीफ शेप स्ट्रक्चर किस साइंटिस्ट ने दिया था? 2D फॉर्म, 2 डायमेंशनल फॉर्म किस साइंटिस्ट ने दिया था? तो बहुत आसान है सर, उसे नोबेल प्राइज दे दिया गया, इसी हरगोविंद खुराना के साथ उन्हें भी मिला था। तो थोड़ा सा सर्च किया करो, ऐसा नहीं कि बस रट्टा मार रहे हो बचपन से। और इंडियन 3 साइंटिस्ट को नोबेल प्राइज मिला है, इकोनॉमिक्स में इन्हें मिला है, और इन्हें ठीक है बायोलॉजी में मिला है ना। तो ऐसा नहीं रटना चाहिए, थोड़ा जानो उनके बारे में, एक एक दो दो लाइन तो जानो ना। चलो ठीक है, आंसर इज द रॉबर्ट होले। उसी के साथ में आपके हरगोविंद खुराना को भी नोबेल प्राइज मिला गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DHU लूप? बस एक लाइन का बताना, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DHU लूप? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ DHU लूप? बस एक लाइन का बता के छोड़ देना। बोले सर ज्यादा हमें नहीं आता, बस ये याद है सर एंजाइम से बाइंड करेगा, खत्म, वो एंजाइम से बाइंड करेगा। ठीक है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ T-Psi-C लूप? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ T-Psi-C लूप? तो बोले सर सिंपल है, राइबोसोम से बाइंड करेगा। इसके कई हाथ पैर है ना, एक हाथ से एंजाइम, एक हाथ से राइबोसोम को पकड़ लिया। चलिए बताइए TRNA में किस जगह से एमाइनो एसिड बाइंड करेगा, 5' पे या 3' पे? TRNA में किस जगह पे एमाइनो एसिड बाइंड करता है? किस जगह पे एमाइनो एसिड बाइंड करता है? किस जगह पे एमाइनो एसिड बाइंड करता है?
तो आंसर है 3' पे। चलिए कोई भी टीआरएनए, तुम्हारे बॉडी का कोई भी टीआरएनए निकाल दो, तो 3' पे 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फिक्स्ड पाए जाएंगे। अगर तुम्हारे सेल का कोई भी टीआरएनए निकाल ले, उनके अंदर में हर टीआरएनए में वहां पास 3 न्यूक्लियोटाइड फिक्स पाए जाएंगे। तो आंसर अगर 5 से 3 की तरफ पढ़ोगे तो आंसर होगा CCA। आपको पढ़ना चाहिए ना, 5 से 3 की तरफ पढ़ने का रूल है। अब 3 से 5 पढ़ोगे तो ACC आ गया, लेकिन अब 5 से 3 की तरफ पढ़ो तो CCA आएगा। ठीक है, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो टीआरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड का था या डबल स्ट्रैंड? ये जो टीआरएनए है वो सिंगल स्ट्रैंड का था या डबल स्ट्रैंड? तो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, सर दिखने में तो 2 स्ट्रैंड लग रहा है आपस में जुड़े हैं। ये गलत है, मैंने पहले ही बोला है। बहुत सारे बच्चे इस स्ट्रक्चर को देख करके ये निकाल लेते हैं कि इसमें 2 स्ट्रैंड है। नहीं, एक ही स्ट्रैंड है, आपस में कॉइलिंग कर रहे हैं। हाँ, तो ऐसे हाइड्रोजन बॉन्ड को इंट्रा स्ट्रैंड हाइड्रोजन बॉन्ड कहेंगे। चलिए ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चे को क्लियर है। एक लाइन और, टीआरएनए थोड़ा सा यूनिक है। सर क्यों यूनिक है? ट्रांसफर आरएनए थोड़ा सा यूनिक क्यों है? उसका रीजन टीआरएनए के अंदर में कुछ पाए जाते अनयूजुअल। बोले मतलब सर अनयूजुअल नाइट्रोजिनस बेस। हमने पढ़ा है कि डीएनए में और आरएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल ही पाया जाता है। हमें पिछले क्लास से क्या सीख रहे? तो सर हम लोग यही जानते हैं कि 4 तरह के नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, एडेनिन, गुआनिन, ठीक है, साइटोसिन और यूरासिल। लेकिन टीआरएनए में इसके अलावा कुछ मॉडिफाइड नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। मॉडिफाइड नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं, इसलिए मैंने नाम दिया अनयूजुअल। जनरली वो पाया नहीं जाता, लेकिन यहां देखा जाएगा मॉडिफाइड नाइट्रोजनस बेस पाए जाते हैं। किसी बच्ची ने आंसर भी दिया, यानी उसने पढ़ा था। ठीक है, उसका नाम है साई नाम है, इसका नाम होता है स्यूडो यूरिडीन। तभी तो नाम मैंने दिया था TSIC, स्यूडो यूरिडीन। बोले ठीक है सर, और ठीक है साई। और एक आई नाम का होगा जिसका नाम होता है आइनोसिन। ठीक है, और एक था DHU, डाई हाइड्रोयूरिडीन। तो आपको इतना नहीं रखना है, ठीक है, याद हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई टेंशन नहीं, इतना नहीं पूछते। लेकिन थोड़ा सा पढ़ लो कि सर DHU लूप था ना, क्यों नाम पड़ा? क्योंकि उसमें एक नाइट्रोजनस बेस था मॉडिफाइड वाला, डाई हाइड्रोयूरिडीन। आई का मतलब हो गया आइनोसिन। सर आइनोसिन कहां था सर? सीडो यूरिडीन तो समझ में आ रहा है, जब आपने TSIC बनाया था समझ में आ गया। सर आपने DHU बनाया था, समझ में आ गया। आइनोसिन कहां था सर? वो थे आपके एंटीकोडॉन लूप में थे। तो इतने डिटेल में आपको नहीं जाना है। तो सर इसे आइनोसिन लूप क्यों नहीं कहा? सर इसे आइनोसिन लूप कहते, जैसा नाइट्रोजनस बेस उसका नाम पे लूप का नाम रखा था। साई पाया तो TSIC लूप नाम दिया, DHU पाया DHU लूप नाम दिया। तो सर आई लूप क्यों नहीं दिया? ठीक है, नहीं दिया गया, साइंटिस्ट ने नाम नहीं दिया, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि उसे नाम दिया हमने एंटीकोडॉन लूप। चलिए ठीक है। और सेकेंड चीज, टीआरएनए अपने आप में थोड़ा यूनिक है क्योंकि इसमें थाइमीन पाया जाएंगे, बोले सर आपने बताया था थाइमीन तो केवल डीएनए में होता है, आरएनए में तो यूरेसिल होते हैं, लेकिन टीआरएनए थोड़ा अपने आप में यूनिक है। ये आरएनए होने के बावजूद भी थाइमीन कंटेन करता है। तो कभी गलती से आ जाए एक ऐसा कोई आरएनए है जिसमें थाइमीन पाया जाता है, तो बोले सर याद है हमें, आपने TSI लिखा, टी का मतलब क्या था? यही तो है, टी का मतलब सर, टी आपने लिखा ना TSIC, टी का मतलब थाइमीन ही तो हुआ। तो ये थोड़ा अपने आप में यूनिक है, इसमें थाइमीन भी पाया जाता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए तो नोबेल प्राइज किसी को देते हैं। उन्हें पूरा हिस्ट्री चेंज कर दिया, उसने बोला ओ तुम लोग पढ़ते हो गलत।
RNA बोलता है थाइमिन नहीं होता, मैंने थाइमिन ढूंढ लिया। और तुम बोला 4 ही नाइट्रोजनस बेस है, इसके अलावा भी होते हैं, तो टीआरएनए बड़ा यूनिक। ठीक है, मेरे में से कर लोगे। चलो अब आरआरएनए को देखते हैं, बहुत ही आसान है, 5 मिनट में हो जाएगा, बस 5 मिनट में खत्म। आरआरएनए में जान नहीं है। बोले सर आरआरएनए होता क्या है? तो फुल फॉर्म तो कल ही बताया था। आरआरएनए का फुल फॉर्म बताओ बच्चे लोग फटाफट। आरआरएनए, बोले सर आरआरएनए का फुल फॉर्म है राइबोसोमल आरएनए, क्योंकि ये बनाता है राइबोसोम, क्योंकि सर ये बनाता है राइबोसोम। और ये सर सबसे स्टेबल आरएनए, आपको मालूम है सबसे स्टेबल है, स्टेबिलिटी में सबसे ऊपर। और सर परसेंटेज में आ गया ना क्वेश्चन सर, 80% तो यही होते हैं। सेल में सबसे ज्यादा आरएनए कौन सा होता है? तो आंसर सर 80% जो आरएनए होते हैं वो आरआरएनए। सर ये बनाता क्या है? तो नाम में तो लिखा है राइबोसोम बनाता है। सर कौन वाला राइबोसोम? सर कौन सा राइबोसोम? तो आपके अंदर में प्रोकैरियोट्स में जो राइबोसोम है उनका नाम है 70S। आई थिंक सभी बच्चों को याद है। चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं जो 90% बच्चे गलत करते हैं। ये बताइए, आप यूकैरियोट्स हो ना, आपके अंदर में कैसा राइबोसोम है? 70S, 80S और बोथ? इसमें बच्चे गलती करते हैं, तो मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं। आप यूकैरियोट्स हो, आपके अंदर में राइबोसोम कैसा होगा? 70S, 80S और बोथ? तो हमारे अंदर में दोनों तरह के राइबोसोम होते हैं। ये बच्चे गड़बड़ करते हैं थोड़ा। बोले सर कैसे, कैन यू एक्सप्लेन? भाई ये तुम्हारा सेल है और ये भाई आपका न्यूक्लियस है। बोले ठीक। न्यूक्लियस से जुटा हुआ एक सेल ऑर्गेनेल होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बोले हाँ सर पढ़ा है हमने, क्लास 9th में ही पढ़ा था, 11th में भी पढ़ा। नाम है सर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों रफ है भाई? क्योंकि इसमें राइबोसोम जुटे हैं, रफ शेप का दिख रहा है। सर एक स्मूथ भी तो होता है, हाँ, जिसमें राइबोसोम नहीं होगा, स्मूथ होगा। तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहां 80S राइबोसोम पाए जाएंगे। और कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं, कुछ राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्री होते हैं, फ्री राइबोसोम। फ्री राइबोसोम साइटोप्लाज्म में फ्री है। ये भी होते 80S, ये भी होते 80S। तो सर 70S कहां होता है? 70S तो कहीं है ही नहीं। अरे है, रुको। 70S पाया जाता है आपके सेल ऑर्गेनेल है बच्चे लोग माइटोकॉन्ड्रिया। प्लांट अगर है तो माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिड जिसे कहते हो, उनके अंदर पाए जाएंगे 70S। उनके अंदर पाए जाएंगे 70S। याद करो। बोले हाँ सर पढ़ा तो था लेकिन भूल गए। तो आपके सेल में 70S हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया में, प्लास्टिड में, और 80S हो गया कहां? साइटोप्लाज्म में, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दोनों पाए जाते हैं। जैसे मैं पूछता हूं बच्चे गलती करके आते, बच्चे गलती कर देते, उन्हें बस रट्टा मार लिया, ओ यूकैरियोट 80S, प्रोकैरियोट 70S। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चलो चीजें आसान लगी। चलो अब देखो, तो सर राइबोसोम आखिर बने कैसे हैं? ध्यान से देखिए। देखो भाई, ये देखो, राइबोसोम एक है 70S और ये है 80S। ठीक, आपको ये भी सिखाया गया। जो 70S है उसमें दो पार्ट्स है, एक का नाम है 30S। अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लियर है, कॉन्सेप्ट आपको पता है, तो 70S के दो पार्ट, एक होता है 30S और एक होता है 50S। स्मॉलर सब यूनिट 30S, लार्जर सब यूनिट इट इज द 50S। 50 और 30 को जोड़ना नहीं चाहिए, ये तो एक यूनिट, ये एक यूनिट है जहां पर वो सेडिमेंट कर जाता है। अब राइबोसोम को लो और मशीन में डाल दो और घुमाओ, तो जिस जगह पे जाके ये सेडिमेंट के फॉर्म में यानी सॉलिडिफाई कर जाएगा, उस यूनिट को नोट कर लीजिए। जिसका बड़ा है तो ज्यादा यूनिट पे अपने आप को सेडिमेंट करेगा। तो ये बड़ा है तो 50S पे किया, ये छोटा है तो 30S पे किया। सर 30 + 50 ऐसा नहीं करते, हाँ 30 + 50 की जगह 80 हो जाएगा,
लेकिन आपको याद रखना है 30 + 50 यहां पर 70s मानेंगे, जोड़ना नहीं होता ना। जैसे सर पानी की डेंसिटी 1 है और ऑयल तेल की डाल दीजिए, उसकी मान लिए 1.3 है, सर दोनों को मिक्स कर देंगे तो डेंसिटी 2.3 हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना कि दोनों को ऐड कर दीजिएगा तो डेंसिटी आपका दोनों को ऐड होकर के मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं। चलिए अब हम लोग आ जाए एटीएस पे। एटीएस में दो पार्ट, एक का नाम है 40s स्मॉलर सब यूनिट और एक का नाम है 60s। सर एस का मीनिंग स्वेडबर्ग यूनिट, एस का मीनिंग स्वेडबर्ग यूनिट। तो ये हो गया भाई साहब आपका 40s और 60s। सर राइबोसोम बने किस चीज से? राइबोसोम इज ओनली मेड अप ऑफ, राइबोसोम इज ओनली मेड अप ऑफ प्रोटीन and rRNA. Ribosome is only made up of only protein plus rRNA, राइबोसोमल आरएनए, खत्म। कोई मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होगा, इसलिए सेल में जब आप पढ़ोगे क्लास 11 नीट में क्वेश्चन आएगा, राइबोसोम इज मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल। कोई भी मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है तो मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनल इसे कहते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं है। बोले ठीक है सर, चलो अब फटाफट टॉपिक पे आओ ध्यान से। जो आपका 30s है उसमें एक rRNA पाया जाएगा, एकदम गांठ बांध लो, इसका नाम होगा 16s rRNA, 16s rRNA, याद रखिएगा। सर 80s में नहीं पाया जाएगा, पाया जाएगा, वहां पर 16s के जगह पे होगा 18s, 18s rRNA। देखो 80 है ना, 80 है, 80s है ये, 80s में कौन सा मिला? 18s वाला मिल गया। बोले सर और? अब नीचे की तरफ आओ, नीचे में एक rRNA पाया जाएगा जिसका नाम होगा 23s rRNA, 23s rRNA। बोलेंगे सर 80s में नहीं पाया जाएगा, पाए जाएंगे। यहां पर 23s rRNA यहां पाया जाएगा 28s rRNA, 28s rRNA, ठीक है भाई। अब थर्ड, यहां पास एक rRNA पाया जाएगा जिसका नाम होगा 5s, 5s rRNA। ये 5s rRNA यहां भी पाया जाएगा। यही नीट का क्वेश्चन था कि ये दोनों आरएनए कहां कॉमन है। तो 5s वाला 80s में भी है, 5s वाले 70s भी है। तो ऐसा आरएनए का नाम बताइए, ऐसे आरआरएनए का नाम बताइए जो दोनों जगह पे कॉमन है, दोनों राइबोसोम में पाए जाएंगे। आंसर करके आइएगा 5s rRNA। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट वन, लास्ट वन, यहां पर एक और आरएनए पाया जाएगा जिसका नाम होगा 5.8s rRNA, 5.8s rRNA। तो देखो ये एक ट्रिक बना लीजिए, एक ट्रिक बनाइए। आपने पढ़ा 80s, 80, 80, 80s में 8 आ गया 18, 80s में फिर से 8 आया 28s, 80s में वापस से 5.8 आ गया। तो थोड़ा सा कोडवर्ड बनाइए तो याद होगा, ना तो डिफिकल्ट लगे, किसी के लिए भी डिफिकल्ट है। तो ये देखिए 80s है 8 वाला चलेगा, 18s, 28s, 5.8s और एक ही कॉमन है 5s दोनों में कॉमन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। और यहां पास 18 है तो यहां 16 होगा, थोड़ा छोटा है ना, यहां थोड़ा बड़ा है ना, 70s थोड़े छोटे है तो आरआरएनए भी छोटा वाला होगा 16s। यहां 28 है तो यहां होगा 23s। एंड द लास्ट लाइन जो मेरे में से पूरे नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, पूरे नीट का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। अगर गेस करने के लिए बोला जाए कि अगले साल नीट में कौन सा क्वेश्चन आ सकता है तो मैं यही क्वेश्चन बोलूंगा।
बोले सर कौन? पिछले क्लास में बताया था। आपके अंदर में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, आपके बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है, उसे कंट्रोल करने के लिए एंजाइम होते हैं, उसे कंट्रोल करने के लिए एंजाइम होते हैं, और एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं। साइंटिस्ट का मानना था एंजाइम प्रोटीन से बने होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। लेकिन बाद में जब रिसर्च हुआ, उस साइंटिस्ट को इसके लिए नोबेल प्राइज दिया गया। उसने बोला ऐसा नहीं है, कई ऐसे जगह हैं जहां पर जो एंजाइम है वो प्रोटीन से ना बना होकर के राइबोन्यूक्लिक एसिड से बना है। कई ऐसे जगह हैं जहां प्रोटीन आरएनए से ना बना होकर के वो आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड से बने। तो आरएनए एंजाइम की तरह बिहेव करता है वहां, इसलिए उसे हम लोग उस आरएनए को राइबोजाइम कहते हैं, उसे राइबोजाइम कहते हैं। तब से ये कॉन्सेप्ट चेंज हो गया कि ऑल एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये स्टेटमेंट गलत हो गया। ये पिछले साल नीट का भी क्वेश्चन था। क्वेश्चन ये अब हो गया, स्टेटमेंट ये हो गया, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। कॉन्सेप्ट चेंज हुआ, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, क्योंकि कुछ एंजाइम तो आरएनए से बने हैं, जिसमें ये 23S है। 23S एंजाइम की तरह बिहेव करेगा, ये आपका राइबोजाइम है। और 80S में 28S एंजाइम की तरह बिहेव करेगा। सर कहां पास बिहेव करेगा? तो जब प्रोटीन बनेगा तो दो एमाइनो एसिड को जोड़ने की बात आएगी, ये एमाइनो एसिड नंबर 1, ये एमाइनो एसिड नंबर 2। दो एमाइनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनाने की बात आएगी। इस पेप्टाइड बॉन्ड बनाने में जो एंजाइम यूज होगा वो एंजाइम प्रोटीन से ना बना होकर के आरएनए से बना है। सर वो कौन सा आरएनए? यही 23S आरएनए है। आपकी एनसीईआरटी से ब्लैक पॉइंट में मेंशन करती है, बोल्ड करके। लेकिन वो ट्रांसलेशन वाले टॉपिक में एनसीईआरटी ब्लैक पॉइंट से बोल्ड करके लिखती ना। तो ये चीज याद रखिएगा। इसलिए जो आरएनए उसे हम लोग कैटालिटिक आरएनए भी कह सकते हैं, क्योंकि ये कैटालिस्ट का काम कर रही है, एंजाइम की तरह बिहेव कर रही है। कैटालिटिक आरएनए याद रखिएगा, आरआरएनए, क्योंकि ये एंजाइम की तरह कैटालिस्ट के तरह रोल प्ले करती है। तो यही था आज तक का टॉपिक। हाँ, तो आज हम लोग यहीं पास कंप्लीट करते। तो अगले क्लास में अब थोड़ा पढ़िए, एनसीईआरटी जाके पढ़िए ये सब, टीआरएनए, आरआरएनए, ठीक, थोड़ा बहुत है, मुश्किल से 1 पेज होगा। अगले क्लास में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे, ट्रांसक्रिप्शन, कि डीएनए से कैसे आरएनए का फॉर्मेशन होता है। तो थोड़ा एनसीईआरटी को रीड कीजिए, तभी आपको बेटर समझ में आएगा। यही चैप्टर तो पढ़ना है डिटेल से, और अगर नीट के व्यू से देखोगे तो 4 से 5 क्वेश्चन, और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो बनते नहीं। चलो ठीक है, अच्छा ठीक है, मैं स्लाइड डाल देता हूं। अच्छा लेखिका इतना, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में 70S 80S, चलो ठीक है। तो ये मैं डाल देता हूँ, किसी को अगर कोई मेरे से होगा नहीं डाउट हो तो वापस से रिकॉर्डेड वाले देख लिया करो। हाँ, मैंने बहुत ही सिंपल वे में तोड़ करके इस चैप्टर को पढ़ा था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, और फटाफट पढ़ाऊंगा टाइम, ठीक है, जल्दी कवर तो हो जाएगा, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। चलो ठीक है फिर।